हमारे साथ इस वक्त बीजेपी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी और मशहूर पॉलिटिशियन अशोक कोल साहब बैठे हुए हैं। हम इनसे मौजूदा हालात के बारे में जानना चाहेंगे। कोल साहब, मुझे ये बताइए कि महंत गिरी साहब का परसों बयान आया था कि बीजेपी में जो लीडरान हैं जिन्होंने बीजेपी को यहाँ बनाया है, जिन्होंने इनकी बुनियाद डाली है, तो वो इनको मिलिटेंट होने की लेबल लगा रहे हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? पता नहीं ऐसे कितने महंत निकले हैं। वो महंत जी हैं तो उसका तो काम है कि वो धार्मिक विषयों पर बात करें, धर्म की बात करें, धर्म पर चर्चा करें। अननेसेसरली हर एक को पॉलिटिक्स में आने की ज़रूरत नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ मिलिटेंटों को आगे बढ़ा रही है या मिलिटेंटों ने भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में चलाई है, ये उसकी नासमझी है। अनेकों अनेक हमारे लीडर है, हम सब लोग हैं, क्या हम मिलिटेंट हैं? क्या हम टेररिस्ट हैं? ऐसा उनका कहना है, ये एक गलत तोहमत है। और कुछ नहीं मिला तो इसलिए कुछ कहने के लिए कुछ कहना, मुझे लगता है ये उनकी ऐसी बात है। मेरी उनसे यही निवेदन है, यही रिक्वेस्ट है कि वो महंत है, संत है, तो हम उनका एहतराम करते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं और वो उसी परंपरा में, धार्मिक परंपरा में ही अपने आप को रखे। अननेसेसरली जब उसको पॉलिटिक्स का एबीसी नहीं पता उसको, और विशेषकर कश्मीर की पॉलिटिक्स का, तो उसको इस ऐसी चीज़ों में आना नहीं चाहिए। कोल साहब, राजौरी का सान्य हुआ है, तो क्या आप इसको सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए चैलेंज नहीं करार दे रहे हैं? नहीं, नेचुरली ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए चैलेंज तो है ही है। और कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस की कोई लेकुना रहा है, कोई कमी रही है जिसके कारण ये चीज़ हुई है। हमारी तो यही सरकार से भी और सिक्योरिटी फोर्सेस से है कि वो और चुस्त दुरुस्त हो जाए। और विशेषकर जो 2004 में, 2014 में जो विलेज डिफेंस कमेटी बनी है, उनको और मजबूत करने की ज़रूरत है। वहाँ जो बचा है, बाकी लोगों की किलिंग्स जो बची है, वो जो बालकृष्ण जो वीडीसी का मेंबर था, उसने वहाँ छत पर चढ़कर फायरिंग की, जिसके कारण उन दहशतगर्दों को, उन टेररिस्टों को ये लगा कि शायद फोर्सेस आ गई और वहाँ से भाग गए, नहीं तो वहाँ और भी किलिंग ये हो सकती है। और फिर जो वहाँ आईडी ब्लास्ट हुआ है, उस आईडी ब्लास्ट में भी अगर वो लाशें वहाँ होती, घर में होती, तो बहुत सारा नुकसान हो जाता। तो इसमें कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस की चूक रही है। हम सिक्योरिटी फोर्सेस से यही दरखास्त कर रहे हैं कि वो और चुस्त दुरुस्त हो जाए और पूरी राजौरी ज़िले में, पुंछ ज़िले में पूरी अपनी इंटेलिजेंस को मजबूत करे और इस प्रकार के कारनामे आगे ना हो, ऐसी वो सुनिश्चित करें। कोल साहब, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मुल्क जोड़ो की तहरीक चला रही है, तो इस सिलसिले में राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के दौरे पर भी आ रहे हैं। तो बीजेपी कितना समझते हैं उसको जोड़ तोड़ के सिलसिले में? बीजेपी में क्या क्या ऐसा इसमें है से कि कमी वाक़ा होगी कि भारतीय नहीं जनता होगी? पार्टी ने इसको कहा है कि ये भारत तोड़ो यात्रा है। अब देखिए जो उसके साथ लोग मिल रहे हैं, जम्मू कश्मीर के हवाले से भी बात कर रहेंगे कि जो उसके साथ लोग कह रहे हैं कि पता नहीं वो उससे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। फारूक साहब ने कहा कि मैं यहाँ उससे मिलूंगा, लेकिन वो उत्तर प्रदेश में वहाँ उस यात्रा में शामिल हुए। और बाकी सारे लीडरान, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो उसके साथ जुड़ रहे हैं या उनके उस यात्रा में आगे चल रहे हैं, साथ चलेंगे। तो मैं कश्मीर के लोगों को, कश्मीर के आवाम को अपील करना चाहता हूं कि इन लीडरों की आप पुरानी जो इनकी कारकर्दगी है वो देखिए। आज जो कश्मीर में हजारों की संख्या में लोग दफन हुए हैं, उनका जिम्मेवार कौन है? यहाँ जो टेररिज्म फैलाने का काम जिन्होंने किया है, उनका जिम्मेवार कौन है? ये लोग भाग गए कश्मीर से, लंदन में जाकर बैठे, वो कौन लोग थे? और आज इस भारत जोड़ो यात्रा के साथ इन्होंने कश्मीर को तोड़ा, जम्मू कश्मीर को तोड़ा, कश्मीर में जो हालत बनाई है, ये लोग इस यात्रा के साथ चलेंगे। आप खुद ही अंदाजा करिए, ये भारत जोड़ो यात्रा है कि भारत तोड़ो यात्रा है। ऐसे सारे लोग जिन्होंने भारत के टुकड़े टुकड़े
करने की बात कही है वो इस यात्रा में जुड़ रहे हैं। और कश्मीर में भी ऐसे लोग इस यात्रा में जुड़ेंगे जो लोग देश के टुकड़े करने की बात कर रहे हैं, जिन्होंने कश्मीर को बर्बाद करने की बात की है, ये लोग ऐसे हैं जो इस यात्रा के साथ जुड़े हैं। मुझे आप देखें किसी भी कश्मीर के नेता का, किसी भी कश्मीर के लीडर का रजौरी के कांड में उन्होंने कोई कंडेम नहीं किया पाकिस्तान को, उनने टेररिज्म को कोई कंडेम नहीं किया है। ये भारत जोड़ो यात्रा के साथ चलेंगे क्या? इसका मतलब है क्या जो मौजूदा दौर में जो जितनी भी हलाकतें हुई हैं तो आप इसका जिम्मेदार बराह रास्त कांग्रेस को डाल रहे हैं? नेचुरली है, 90 में किसकी सरकार थी यहाँ जब ये कत्ले आम हुआ है? वो किसकी सरकार थी? वो भी उस समय कांग्रेस, एनसी और उनकी सरकार थी। अब वही कांग्रेस में से निकलकर वो पीडीपी बना गए हैं। ये सारे जिम्मेवार है जम्मू कश्मीर का, जो पिछले 30 साल में, 32 साल में जो जो जम्मू कश्मीर की हालत हुई है, उसकी ये सब रिप्रेजेंटेटिव्स है, ये सारे लीडर। और ये सारे लीडर अगर इस भारत जोड़ो यात्रा के साथ चलेंगे तो ये भारत जोड़ो नहीं है, ये जम्मू कश्मीर को तोड़ो, कश्मीर को और टुकड़े करो, इस प्रकार की यात्रा में मानता हूँ। जहाँ जो इतने यहाँ कश्मीर में खासकर हम कश्मीर की बात करेंगे, इस वक्त आप कश्मीर के दौरे पर हैं, तो आप कितना समझते हैं कि बीजेपी ने कितना काम किया है? क्या बीजेपी यहाँ दिन ब दिन ये तरक्की कर रही है अपने इस हिसाब में? देखिए बीजेपी तो यहाँ मुझे तो वो दिन भी याद है जब भारतीय जनसंघ था। मैं उन दिनों भी सीधे जनसंघ में नहीं था, कॉलेज का विद्यार्थी था और सरकारी नौकरी भी कर थोड़ी देर की मैंने। तो उस समय हम कोई जनसंघ के साथ जुड़े नहीं थे। उस समय भी हमने देखा कि जनसंघ के लोग जो थोड़े बहुत जुड़े थे, टिकलाल टेपलू था, ओम प्रकाश सूरी था, इस प्रकार के जो लोग जुड़े थे वो भी किन मुश्किल हालातों में यहाँ काम कर रहे थे। और 1990 के बाद जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ बनी है, अब सारी भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ बनी है वो यहाँ के लोगों की पार्टी है। हम शुरुआत कर रहे हैं लेकिन हमारी शुरुआत बहुत मजबूत है, बहुत अच्छी है। हमारे कार्यकर्ता हर जिले में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में आज खड़े हैं। हम मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। अभी आपने देखा कि भाई हमने दोनों जो डीडीसी के चुनाव हुए, हंदवारा, हाजिन और द्रुगमला का, भारतीय जनता पार्टी भी उसमें लड़ी। हमने वहाँ कंपेन भी किया, मैं भी गया कंपेन के लिए, हमारे सुनील शर्मा जी कंपेन के लिए गए, हमारे सारे प्रमुख लोग वहाँ कंपेन के लिए गए। और द्रुगमला में हमको 900 के करीब वोट आए हैं और वहाँ भी हमको 500 के करीब वोट आए हैं। भारतीय जनता पार्टी को अब यहाँ के लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू किया है। कुछ और समय लगेगा, हम काम कर रहे हैं और उस काम के कारण भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर में एक्सेप्टेंस मिलेगी। कौल साहब, हम अब करेंगे डेवलपमेंट की तरफ आ रहे हैं हम। हाल ही में वजीर दाखिला ने, होम मिनिस्टर ने लगभग 28 स्कीमों का इफ्तिताह किया है। तो जबकि गुज़श्ता कई सालों से हमारी जो यहाँ श्रीनगर से जम्मू रेल पटरी बन रही है, अभी तक वो तैयार नहीं हुई है। क्या इस बारे में कब तक नहीं, होगा वो ये तो रिपेयर? अब आपको जानकारी है कि सरकार ने कहा कि 2023 में हम उसको पूरा करेंगे। कितने मुश्किलों में वो रेल लाइन बिछाई है, आपको जानकारी है कि पहाड़ों पे उसको चढ़ना था, मैदानों में उसको उतरना था। और रेल लाइन कोई ऐसी नहीं होती है कि भाई मोड़ देकर रेल बनाई जाएगी। बड़ी कठिन ये रेलवे ट्रैक था जो हमारे इंजीनियर्स ने, हमारी सरकार ने बनाने में लगा और 2023 में वो पूरा करेंगे। रियासी में सबसे ऊंचा ब्रिज रेलवे का दुनिया में बना है। इतनी बड़ी रेलवे ने इंजीनियरिंग करके इसको बनाया है, कहीं टनल्स बने हैं, कहीं ब्रिजेस बने हैं। और 2023 में ये रेल ज़रूर जम्मू कश्मीर को बाकी हिंदुस्तान के साथ जोड़ेगी। और उस समय आप देखेंगे कश्मीर में इतनी बड़ी तरक्की और आगे हो जाएगी जब सीधे रेल लिंक हमारे यहाँ श्रीनगर में, रेल लिंक सीधे बारामूला में ये पहुंचेगी। उससे बहुत तरक्की हमारे कश्मीर में होगी। कौल साहब, ये मुझे बताए कि बीजेपी जबरदस्त जोर दे रही है कश्मीर में सूफीज्म पर। जहां तक सूफीज्म का ताल्लुक है तो आपने क्या पाया है अभी तक? दूसरी बात यह है कि इसी के रिलेटेड मेरा ये कहना है कि जितने भी श्राइन्स है यहाँ पर, उनकी वो बाड़ियां तोड़ दी गई है।
तो इस पर क्या सूफीज्म पर इस पर असरअंदाज नहीं होगा कि जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं वो दूर चले गए हैं, तो बाकी कोई नहीं रहा है, कोई क्लर्क रहा है, कोई कुछ रहा है? देखिए, हमारे यहाँ गंगा जमनी तहजीब रही है कश्मीर में। यहाँ संत, सूफी, फकीर, ऋषि ऐसे सारे यहाँ हुए हैं। आप कहीं से भी शुरू करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि यहाँ संतों की ये सरजमीन थी, यहाँ ऋषियों की ये सरजमीन थी, यहाँ फकीरों की ये सरजमीन थी। इस सरजमीन को हमने ही सूफीज्म को समाप्त करने के लिए रेडिकलिज्म लाया है। जहां तक आपने सवाल पूछा है, मिली जुली उसकी प्रतिक्रिया है। जो श्राइन्स के बारे में आपने कहा है, उसकी मिली जुली प्रतिक्रिया है, लेकिन आप देख रहे हैं कि जब माता वैष्णो देवी का बोर्ड बना, जगमोहन जी ने उसका बोर्ड बनाया, उस समय भी वहां जो बारीदारान थे उन्होंने बड़ा विरोध किया, बड़ा प्रोटेस्ट किया। लेकिन आज आप देख रहे हैं सारी दुनिया में श्राइन बोर्ड की तारीफ हो रही है। श्राइन बोर्ड ने वहाँ डेवलपमेंट की है। श्राइन बोर्ड में उस डेवलपमेंट के साथ साथ वहाँ कई प्रकार के इंस्टीट्यूशंस खड़े किए हैं, वहाँ हॉस्पिटल खड़ा किया, वहाँ एक यूनिवर्सिटी खड़ी की है। आसपास के लोगों, आसपास के स्कूलों में, आसपास के धार्मिक स्थानों पर वो पैसा देकर उनको रिकंस्ट्रक्ट करा रहे हैं, उनको मरम्मत करा रहे हैं। इस प्रकार का श्राइन बोर्ड का आज है। आज भी वो बारीदारान हमारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, उनके लिए भी कुछ उसमें बेनिफिट्स रखे गए हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक मिला जुला रेस्पॉन्स है यहाँ। मैं अनेक लोगों से जब बात करता हूं तो अनेक लोग इसके पक्ष में, बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग इसके पक्ष में। अगर इसमें कोई खामी रही है, हम कोशिश करेंगे कि उस खामी को पूरा किया जाए। कौल साहब, मुझे ये बताएं कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए आपका क्या खास पैगाम है? मेरे, हम अब यहाँ के नौजवानों से यही, पूरे जम्मू कश्मीर के नौजवानों से और विशेषकर कश्मीर के नौजवानों से हम ये अपील करेंगे कि वो अपनी काबिलियत और बढ़ाते रहे, और काबिलियत के साथ साथ हुनर, अपना जो उनका एमएसएमई है, अपना जो उनका नए नए प्रकार के तरीके हैं रोजगार कमाने के, उनकी तरफ जाए और अच्छा यहाँ का साइंटिस्ट बने, यहाँ का इंजीनियर बने, यहाँ का डॉक्टर बने। ये हमारी यहाँ के नौजवान से अपील है कि नौजवान गुमराह न हो जाए, नौजवान गलत हाथों में न पड़ जाए, नौजवान ड्रग्स की ओर न जाए। आज ड्रग्स बहुत बड़ी बीमारी हमारे कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, सारे देश में हो रही है। तो हमारा नौजवान उससे दूर रहे और नौजवान जो है भारत के साथ जुड़े और भारत को आगे बढ़ाने में, भारत को और मजबूत करने में वो आगे आए, अपने आप को भी आगे लाए और पूरे समाज को भी आगे लाए। इसकी आज आवश्यकता है। ये मैं यहाँ के नौजवानों से, पूरे जम्मू कश्मीर के नौजवानों से अपील करना चाहता हूँ। शुक्रिया कौल साहब, CNS में आपका फिर एक बार शुक्रिया।